अब जो देखेंगे ये श्वसन मार्ग, श्वसन अंग हम देख लिए हैं। एक चीज और आपको हम बता दें कि देखिए जो फेफड़ा के बारे में हम बता रहे थे, ये दोनों फेफड़ा है और नीचे से ये जैसे कैमरा लगाते हैं स्टैंड की तरफ एक काम करता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। वो फेफड़ा को एक्चुअली रोक के रखा रहता है। एक तरीका से अगर हम बना लेते हैं थोड़ा सा तेजी में तो ये दिखाई देने के लिए ऐसे ये वाला यहाँ पे जो लगा रहता है इसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं इसको? डायफ्राम। और एक्चुअली क्या होता है, दोनों फेफड़ा को रोका हुआ है, ये सांस लेने में मदद करता है। और ये जो डायफ्राम है मांस का ही बना होता है लेकिन स्टैंड की तरह काम करता है। जैसे हम सांस लेंगे तो देखिए ये डायफ्राम धक्का देगा, यानी फेफड़ा को ऊपर की तरफ धक्का देगा, यानी नीचे से उठा रहा है इसको। जैसे मतलब सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम हो जाएगा नीचे, तो फेफड़ा भी हो जाएगा नीचे। यानी डायफ्राम, सांस जब लेंगे तो डायफ्राम हमारे फेफड़ा को ऊपर उठाता है, जब सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम खुद नीचे चला जाता है, तो फेफड़ा हमारा नीचे चला जाता है। ये जो बता रहे थे ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, और अलग अलग गुच्छों में जब बंट जाता है ऐसे इस हिसाब से तो इसको हम क्या कह देते हैं? ब्रोंक्यूलस कह देते हैं। और ये जो गुच्छा बन रहा था इसको हम क्या कह देते हैं? एल्वियली कह देते। क्या कह देते? इसको हम एल्वियली कह देते। तो एक्चुअली ये देखा जाता है, लेकिन जितना हवा भरा रहता है एल्वियली में ही भरा रहता है। हवा जो रहता है वो कहाँ रहता है? एल्वियली में रहता है। यहाँ पे क्या करेगा? ब्लड ले जा करके सभी कोशिकाओं में, एल्वियली से यहाँ से मतलब हवा भरा रहेगा, ब्लड मतलब है ब्लड के माध्यम से पूरे कोशिकाओं तक जाएगा। जो हवा है वो ब्लड के माध्यम से प्रत्येक कोशिकाओं में जाएगा। एक्चुअली ऐसे समझिए आप कि जो यहाँ हवा भरा रहता है, ये जो ब्लड होता है उस ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन। क्या होता है? ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है। ये हेमोग्लोबिन बहुत खचड़ा है, समझिए ये बहुत खचड़ा है। ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, या क्या करता है? ऑक्सीजन को परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाएगा, और ब्लड में तो रहेगा ही रहेगा, ब्लड में ही हेमोग्लोबिन एक्चुअली होता है, और हेमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये सभी कोशिकाओं में ले जाकर के बांटने का काम करेगा, लेकिन बहुत ही खच्चड़ है। इससे ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। किसका परिवहन करेगा? ऑक्सीजन का। तो इसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। जब ऑक्सीजन का परिवहन करेगा मतलब ले जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सी परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी परिवहन कहते हैं। लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ी खतरनाक है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जिसको दम घुटाने वाली गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कहिए या फिर दम घुटाने वाली गैस है। इससे ऑक्सीजन से ज्यादा लगाव कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। जैसे देखेगा कि धुआं वाला जो चीज होगा ना उससे पहले एक्सॉर्सिस करेगा। क्या कहेगा? ऑक्सीजन हट हट, तू कहाँ आ रहा है? ऑक्सीजन को बाइकाट कर देगा, हटा देगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेगा। तो एक समय में जब कार्बन मोनोऑक्साइड लेते रहेगा तो इस यहाँ तो भरा था हवा, और धुआं जब यहाँ पे पहुंचा तो ये भी क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा, घुटन महसूस होने लगेगी। देखिएगा रूम बंद करके लोग कुछ चारकोल और लकड़ी जला देते हैं तो धुआं के मारे दम घुटने लगता है। तो यहाँ एल्वियली में वही काम होता है। धुआं जैसे आएगा ये ऑक्सीजन को भूल जाएगा और कहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड तो मेरे लिए है, ऐसा सोचने लगता है। यानी सबसे ज्यादा लगाव अगर रखता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से हेमोग्लोबिन रहता है। तो ये हेमोग्लोबिन देखिए, इसमें से भी दो क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आकर्षित किसके साथ होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है। ऑक्सीजन को जब ले जाएगा तो उसको कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को ले जाएगा तो क्या कहेंगे? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहती है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो यहाँ पे जो हवा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से क्या करता है? ये एल्वेली में हवा भरा रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जब रहेगा तो ऑक्सीजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। तो ऑक्सीजन बांट देगा तो फिर एक समय में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, तो इसको ट्रैकिया के माध्यम से, श्वास नली के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसको कहते हैं जब बाहर निकालेगा तो अनॉक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कह देंगे? अनॉक्सी हेमोग्लोबिन कह देंगे। आज जब हवा मतलब है ये अंदर की तरफ, ऑक्सीजन अंदर की तरफ घुमा रहा है ब्लड के माध्यम से, तो उसको कहेंगे ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन अंदर घुमाएगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा तो अनॉक्सी हेमोग्लोबिन कह देते हैं। याद रहेगा ना चीज? तो ये चीज याद। आइए फेफड़ा जो हम सांस लेने में कैसे, जैसे सांस लेंगे
तो फेफड़ा डायफ्राम जो है, डायफ्राम फेफड़ा को उठाने का काम करेगा, तो श्वसन में काम आता है, फेफड़ा उठाएगा। जैसे सांस छोड़ेंगे तो समझिएगा फेफड़ा के नीचे जो डायफ्राम रहता है वो बैठ जाता है, नीचे हो जाता है, तो हम सांस छोड़ लेते हैं। छोड़ने और लेने दोनों में मदद करता है कौन? डायफ्राम। कभी कभी देखिएगा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्चुअली डायफ्राम तरीका से कहें, डायफ्राम जो रहता है वो टूट जाता है, क्या काम करना बंद कर देगा। तो लोग कहते हैं ना हाथ टूटा ना पैर टूटा, आदमी मर कैसे गया? एक्सीडेंट हुआ मर गया, ये बात लोग समझ नहीं पाते। ये डायफ्राम ही टूट जाता है। जब अब देखिए ये धक्का ही नहीं देगा फेफड़ा को तो हम सांस कैसे लेंगे? समझ रहे हैं बात? धक्का ही नहीं देगा तो हम सांस कैसे लेंगे? तो यही एक्चुअली टूट जाता है। गर्भवती महिलाओं में क्या होता है, ये डायफ्राम काम करना बंद कर, क्योंकि पेट निकल जाता है, गर्भाशय जो रहता है इसमें पेट निकल जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, ये डायफ्राम काम नहीं करता है। तो उसकी डायफ्राम की जगह पे ये पसलियां काम करती है। क्या काम करती है? पसलियां। तो जरा सोचिए पसलियां काम नहीं करे तो क्या होगा? गर्भवती महिलाएं जो रहती है वो मर जाएंगी। क्यों? ताकि उसका डायफ्राम तो पहले से काम नहीं कर रहा था, उसके बाद ये पसलियां काम नहीं करे तो इसका मतलब मर जाएगी। तो पसली गर्भवती महिलाओं में डायफ्राम की जगह पे क्या काम करता है? पसलियां काम करता है। तो ये चीज यहां से सीखिए। अब देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए कि कोशिका है, ठीक है, यहाँ पे रहता है माइट्रोकाइंडिया। क्या रहता है? माइट्रोकाइंडिया। अंदर जो है ये कोशिका द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में आपको ये चीज सीखना है, यहाँ पे माइट्रोकाइंडिया भी है, यहाँ पे माइट्रोकाइंडिया तो हमारे शरीर में पूरे जगह है, सभी जगह माइट्रोकाइंडिया है, और इसका काम रहता है ऊर्जा बनाना। क्या बनाना? ऊर्जा बनाना। इसलिए इसको पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइट्रोकाइंडिया को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव में अनॉक्सी श्वसन होता है, यानी इस कोशिका द्रव को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात? कोशिका द्रव को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जबकि माइट्रोकाइंडिया को ऑक्सीजन की जरूरत है, और ये कोशिका द्रव नहीं पचा पाता है, नहीं लेता है ऑक्सीजन को, जबकि माइट्रोकाइंडिया लेता है। ये चीज आप यहां से ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या होता है, कोशिका द्रव को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, कोशिका द्रव ग्रहण नहीं करेगा, ये चीज यहां से। तो कोशिका द्रव में दो क्रियाएं होती है। दो क्रियाओं में पहली क्रिया जो रहती है, यहाँ पे 4 गो एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। दूसरा काम क्या होता है, इस कोशिका द्रव में ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है, टूटता है। समझिएगा, कोशिका द्रव को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो नहीं ग्रहण करता है, लेकिन 4 एटीपी का निर्माण होता है कोशिका द्रव में। आ 2 गो देखिए 4 गो है। और जब ग्लूकोज टूटता है कोशिका द्रव में, ग्लूकोज कहाँ से बना? हमारे शरीर में जितने भी खाए पिए पदार्थ है वो उसी से तो ग्लूकोज बना है। तो जब ग्लूकोज टूटता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज की टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। और जब ये ग्लूकोज टूटता है तो 4 गो एटीपी में से 2 गो एटीपी खर्च हो जाता है। ग्लूकोज को तोड़ने में जो 4 गो एटीपी था उसमें से 2 गो खर्च हो गया, तो बचा कितना? 2 गो। कितना बचा एटीपी? 2 गो बचा। जब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, यानी ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो जब टूटती है तो यहाँ पे पायरुविक एसिड का 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होती है, 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होती है, ठीक है, पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होती है टूटने के बाद। तो जब निर्माण यहाँ पे होती है, बनता है 2 पायरुविक एसिड, तो एक पायरुविक एसिड में 18 गो एटीपी होता है। एक गो में कितना होता है? 18 गो एटीपी होता है। तो अब बताइए 18 गो पहले वाला पायरुविक एसिड में, दूसरे वाला में पायरुविक एसिड में 18 गो, तो कितना हुआ? 36 गो। अब पहले से बचा कितना था? 2 गो ताकि 4 गो था तो 2 गो खर्च कर दिए थे तो 2 गो बचा। तो अब कितना एटीपी का निर्माण हुआ? 38 गो एटीपी। समझता। और हमारे शरीर को 38 एटीपी की ही जरूरत पड़ती है। तो ये जो है एक मतलब ग्लूकोज जैसे टूट रहा है उसमें उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। फलस्वरूप 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, एक में 18 एटीपी रहता है, फिर दूसरे में भी 18 रहता है, यानी एक पायरुविक एसिड में कितने एटीपी? 18। तो यहाँ से 18 दूना 36 हो गया, और 2 गो टूटने में खर्च हो गया था 4 में से, तो 2 और बचा, तो 2 तो 38 एटीपी ये हमारा हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये चीज हमको सीखने के लिए मिली है। लेकिन एक और चीज आपको बता दे रहे हैं, जब एटीपी ये टूट रहा है तो उसमें एक ग्लूकोज यानी 38 एटीपी मिल करके जब एक ग्लूकोज बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक ग्लूकोज ये ऊर्जा हमको कितना देगा, ये जानना जरूरी है कि ऊर्जा हमें कितना देगा। इसका मतलब है ये
2 किलो कैलोरी, एक ग्लूकोज से हमको इतना मिलेगा। 38 एटीपी मिलाकर के एक ग्लूकोज हो रहा है, तो उससे हमको कितना मिलेगा? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा जब मिले पूरे, अगर दिन भर की बात करें तो एक दिन हमें बिताने के लिए 2500 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से ये चीज सीखे। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका रहेगा, ताकि ये वाला कोशिका द्रव था ऑक्सीजन त्याग दिया। यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड आएगा, और दोनों जो पायरुविक एसिड है, यहाँ से तो टूट रहा था कौन? ग्लूकोज, तो पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ। और माइटोकॉन्ड्रिया में टूटने का काम जो करता है वो पायरुविक एसिड करता है। क्या करेगा? पायरुविक एसिड करेगा। ये ऑक्सीजन तोड़ने में मदद करता है। पायरुविक एसिड कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का या ऊर्जा का मतलब जो रूप में रहता है, और यही पूरा ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। तो ये चीज यहाँ से अब ध्यान रखिएगा। तो ये कहेगा कि पायरुविक एसिड कहाँ टूटता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तोड़ने का काम किस गैस की उपस्थिति के कारण होती है? ऑक्सीजन की। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो आपका ऑक्सीश्वसन होता है, ताकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कोशिका द्रव में जो होता है अनॉक्सीश्वसन होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहती है। ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक दो और पॉइंट है, जैसे अगर हम कहें कि सांस लेने वाला जो है वो सांस लेने की अलग अलग है। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसकी क्रिया जब बात करेंगे तो देखिए, सांस लेने की अलग अलग क्षमता होती है, सबकी अलग अलग क्षमता होती है। हम लोग जो है वयस्क है तो 16 से 18 बार सांस ले लेते हैं, जबकि बच्चा जो होता है उसकी धड़कनें थोड़ा सा कम होती है, तो तेजी तेजी में सांस लेता है, तो 24 से 30 बार सांस ले लेता है। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ से आपको ये चीज समझना है कि जैसे अगर हम पर्वत पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पर्वत पे जा रहे हैं, तो वहां कौन कौन से गैस का मिश्रण रहेगा? O2 प्लस नाइट्रोजन। यानी पर्वत पर जब हम जाएंगे तो 2 गैसों का मिश्रण लेके जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण लेकर के जाएंगे। जब समुद्र में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? समुद्र में, तो O2 प्लस नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? O2 प्लस नाइट्रोजन। लेकिन वहीं गहरा समुद्र रहेगा, समुद्र में पड़ेगी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, लेकिन गहरा समुद्र रहेगा। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 300 फीट, मान लीजिए कम से कम 300 फीट की जब गहराई तक हम अंदर जाएंगे, तो उसमें जरूरत पड़ जाता है आपको ऑक्सीजन प्लस हीलियम की। क्या चीज की जरूरत पड़ जाती है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम की जरूरत पड़ जाती है। तो पर्वत पर जाएंगे तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, समुद्र में रहेंगे तो O2 प्लस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। आज जब 300 फीट से ज्यादा नीचे जाएंगे, ज्यादा गहरी समुद्र में चले जाएंगे, इसका मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन प्लस हीलियम की जरूरत पड़ती है। ये मेरा था श्वसन वाला जो चैप्टर था, उसके माध्यम से हम यहाँ पे आपको बताने का काम किया है कि ये श्वसन जो है, यहाँ से चैप्टर आपका समाप्त होता है। और उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छी लगी होगी। सबसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कीट किससे, थोड़ा सा तेजी में 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। कीट किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया से। स्तनधारी किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। मेढक 3 अवस्था में सांस लेता है। जब टेडपोल बचपना अवस्था में मछली के आकार का रहता है तो गिल से सांस लेता है, बड़ा होता है तो फेफड़ा से सांस लेता है, और निष्क्रिय अवस्था जब मिट्टी के अंदर रहता है तो त्वचा से सांस लेता है। ये चीज यहाँ से। मछलियां हैं, जलीय जीव है, वो क्लोम से सांस लेती है, या फिर गिल्स कहिए, या फिर फेफड़ा का मतलब गलफड़ कहिए। क्या कहिए? गलफड़। देखिएगा ऐसे एक्चुअली क्या होता है, जीने के लिए सबको ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ती है। मछलियां जो होती है वो पानी में भी ऑक्सीजन लेती है, लेकिन उसका जो फेफड़ा मतलब वहां पे काम नहीं करता। ये देखिए, हम लोग फेफड़ा मतलब ज्यादा देर सांस बंद नहीं कर पाते हैं, जल में चले जाते हैं, तो वो गलफड़ क्या है, ऐसे उठते रहता है, तो उसको सांस लेने में वो मदद करता है। उसके बाद हम बताएं कि नासा मतलब जैसे श्वसन मार्ग के रूप में देखें तो नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फायरिंग, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर अलग ब्रोंकाई अलग अलग भाग में बटेगा तो ब्रोंक्यूलेस, और जो लास्ट में गुच्छा रहेगा उसको हम कहते हैं एल्वेली, जिसको हम वायु कोष्ठक कहते हैं। और हवा यहीं पे उपस्थित रहता है, जो हेमोग्लोबिन लेव करके रक्त के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है और ऊर्जा ग्रहण मतलब बनाता है वहां पे। फिर क्या होता है, एल्वेली में जो आता है CO2 आता है, और वहां से ट्रैकिया के माध्यम से, श्वास नली के माध्यम से क्या किया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। डायफ्राम जो है श्वसन में मदद करता है, यानी फेफड़ा को ऊपर उठाएगा और नीचे गिराएगा, ये तरीका। ये चीज आप याद रखिएगा, यहाँ से सीख लिए हम ये चीज। उम्मीद करते हैं आपको
चीजें समझ में आ रही होगी। थैंक यू।